नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे रीवा की, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कूली बच्चों को लेकर जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पिकअप गाड़ी और बस के बीच टक्कर हुई। घटना में एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। 3 से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। करीब दर्जन भर बच्चों को चोटें आई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कोहरे के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। पनवार थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रही है। अरे हम इतनी तेज भगावट आवत है, इतना कोहरा है कि दिखाते नहीं आगे। और ऐसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अर्पित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पित, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और वो भी स्कूल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? जी बिल्कुल ऋतु, आपको बता दें ये पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत पटियारी गांव में यह हादसा हुआ है, जहां पर स्कूली पिकअप वाहन और बस की जोरदार टक्कर हुई है। इसमें सबसे बड़ा कारण अभी खुलकर सामने ये आ रहा है कि पिकअप वाहन और बस की रफ्तार दोनों की तेज रफ्तार थी और यही वजह है कि यह हादसा हुआ है। हादसे की मेन वजह अभी बात यह भी सामने आई है कि घनघोर कोहरा था और इसी वजह से दोनों वाहनों में कुछ दिखाई नहीं दिया और यह जोरदार टक्कर हुई और हादसे में एक बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। वहीं 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। वहीं इस घटना में तकरीबन दर्जन भर से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कुछ चोटें आई हैं और उन्हें भी प्राथमिकी उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना के जो कारण है उसको तलाश में पुलिस और प्रशासनिक टीम जुटी हुई है। अभी भी घटना स्थल पर प्रशासनिक टीम मौजूद है और राहत कार्य जारी है। जी अर्पित, कई सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं चूंकि बच्चों से जुड़ा मामला है, बच्चों की जान पर आन पड़ी है और एक बच्चे की मौत भी हो गई है। आखिर इस मामले में अभी तक किसने संज्ञान लिया है? इतनी हिदायतें दी जाती हैं, ट्रैकर लगाए जाते हैं बस में और तमाम तरह की चीजें होती हैं, कार्रवाइयां होती हैं, पर स्थिति जस की तस। आखिर क्यों नहीं मानते? ये स्कूल वाहनों को इतनी तेज रफ्तार से क्यों चलाया जाता है? जी निश्चित तौर पर जिस प्रकार से स्कूली बच्चों को ले जाने और जाने की सुविधा जिस प्रकार से वाहनों में उपलब्ध कराई जाती है, तो प्रशासनिक स्तर पर लगातार ऑपरेशन किए जाते हैं कि किस प्रकार से वाहनों में व्यवस्थाएं की गई हैं, मगर फिर भी ज़मीनी हकीकत यही है कि वाहनों की व्यवस्थाएं धरातल में कुछ अलग ऐसी हैं कि व्यवस्थाएं चुरुस्त नहीं हैं और यही वजह है कि लगातार हादसे हो रहे हैं। रफ्तार यहाँ पर सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती है कि जैसा कि आज ये बड़ा हादसा हुआ है, इसमें रफ्तार जो पिकअप वाहन का चालक था उसकी रफ्तार काफ़ी तेज थी और कोहरा घनघोर था, जिससे दिखाई भी नहीं दिया और यही वजह है कि यह हादसा हुआ है। और इस पर निश्चित तौर पर प्रशासन को बड़े स्तर पर व्यापक पैमाने में जांच की आवश्यकता है और ऐसे दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया है। सरकार ने सदन में चर्चा का भरोसा दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की उम्मीद जताई है। कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलकर चर्चा हुई है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर बात की है। कल हमारी माननीय नरोत्तम मिश्रा जी चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी से हम दोनों मिलके शासकीय कार्य भी निपटें और अविश्वास पर ही चर्चा हो। उस हिसाब से आज अध्यक्ष जी से चर्चा बैठ के हम लोग करेंगे और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अविश्वास के लिए सहमति प्रदान करेगी। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले हैं, सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने को तैयार है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। अविश्वास प्रस्ताव तो तब लाना चाहिए था जब किसानों के 2 लाख कर्ज की माफी की बात कही और नहीं किया। युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही, नहीं दिया। बच्चियों की शादी के लिए 51,000 राशि देने की बात कही लेकिन नहीं दिया। अविश्वास प्रस्ताव डॉक्टर गोविंद सिंह को कमलनाथ के खिलाफ लाना चाहिए कि उनके नेतृत्व में दर्जन भर से अधिक विधायक कांग्रेस छोड़कर चले गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की विपक्ष को नसीहत है कि सरकार हर बात पर चर्चा को तैयार है।
शराबा नहीं करें, पलायन ना करें। प्रस्ताव अविश्वास तो ये होता है मित्र, ये जारी किया था पत्र के 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया। अविश्वास इस पे आना था, नहीं आया। बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पे 4,000 रुपए, उस पे अविश्वास नहीं आया। बेटियों को 51,000 रुपए देना था, उस पे अविश्वास नहीं आया। ये कैसा अविश्वास है? अविश्वास तो आदरणीय गोविंद सिंह जी को कमलनाथ जी के बारे में लेके आना था कि जिनके नेतृत्व में 38 से ज्यादा विधायक इधर से उधर हो गए, राष्ट्रपति पे क्रॉस वोटिंग कर दी जिनने, जो छोड़ के चले गए, तो इनके प्रति अविश्वास लाना था। हमारी सरकार के खिलाफ लाए। स्वागत है, सरकार हर प्रस्ताव पर चर्चा करने को तैयार है। जो भी अध्यक्ष जी समय देंगे, हम एक एक बात का जवाब उनका फ्लोर पर देंगे। ये निवेदन है कि हो अल्लाह करके जाए नहीं, पलायन नहीं करें, जवाब भी सुने अगर सवाल उठाते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही साथ चर्चा की। साल पहले जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब भी कांग्रेस एकजुट नहीं थी और उसी की वजह से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। लेकिन इस बार विपक्ष के सामने भी इसी बात को लेकर चुनौती है कि वो सदन के अंदर एकजुट दिखाई दें ताकि सरकार को पूरे ताकत के साथ कटघरे में खड़ा किया जा सके। और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर पूरे समय सदन के अंदर मौजूद रहने के निर्देश दिए। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा और देखना ये होगा कि क्या विपक्ष की सूचना के आधार पर सरकार और विधानसभा स्पीकर क्या अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा में लेते हैं या उसके लिए तय तारीख निर्धारित करते हैं। इस पर ये सबकी नजरें होंगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। जल्द छत्तीसगढ़ आएंगी कांग्रेस की नए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 25 या 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा है। प्रस्तावित प्रदेश प्रभारी के दौरे पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान आया। नई प्रभारी 25 की शाम या 26 को आएंगी। प्रदेश प्रभारी के भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कुमारी शैलजा जी आ रहे हैं और हमें लगता है कि जिस ढंग से केंद्र में सबसे कम उम्र की मंत्री रह के पूरा देश का नेतृत्व किया है, तो हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में उनका अनुभव का लाभ हम कांग्रेसियों को मिलेगा और हम नई ऊर्जा के साथ 2023 के चुनाव में जाएंगे। तिथि घोषित हो गई है कि किस तारीख को आएंगे? 25 शाम को आएंगे या फिर 26 शाम को आएंगे और 26 के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजापुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर है। तिमेनार और पोरोवाडा के जंगल में मुठभेड़ हुई है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ। मौके से हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर है, सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है, क्या ज्यादा अपडेट इस मामले में? देखिए रितु, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से हालात और स्थितियां वहां पे नजर आ रही थी, कल रात की ही पार्टी निकली हुई थी। पुलिस की जो पार्टी थी, जिनको सूचना मिलती है कि माओवादियों की उपस्थिति वहां पे दर्ज होती है, ऐसे में जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है उसी दरमियान पुलिस की टुकड़ी भैरमगढ़ ब्लॉक के मिरतुर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत जो तिमेनार और पूरावाड़ा जो जंगल पड़ता है, जो बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र है, और ऐसे क्षेत्रों पे नक्सलियों की उपस्थिति हमेशा दर्ज होती है। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिलती है उसी दरमियान पुलिस की टुकड़ी निकलती है। कहीं ना कहीं आज सुबेरे ऐसी जानकारी बाहर निकल के आती है कि पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में एक जो नक्सली है वो ढेर है। अब तक की जो जानकारी पुलिस के जो आला अधिकारी है बीजापुर एसडीओपी आशीष कुंजाम के द्वारा दी गई है, ऐसे में पुलिस को एक बड़ी सफलता देखी जा रही है उस जगह पर, क्योंकि बहरामगढ़ एक ऐसा इलाका है राजनीतिक का केंद्र माना जाता है, वहां से राजनीति की शुरुआत होती है और उस क्षेत्र में लगातार पुलिस को सफलता मिलते हुए नजर आ रही है।
पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी पुलिस को कई सफलता मिली है। ऐसे में सुबेरे की जानकारी बाहर निकल के आ रही थी, पुलिस और नक्सलियों की बड़ी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक जो माओवादी है वो ढेर हुआ। ढेर होने के पश्चात उस जंगलों में लगातार सर्चिंग पुलिस की जारी है। इस सर्चिंग में मौके से हथियार और विस्फोटक जो सामग्री होते हैं, जो नक्सली घातक पहुंचाने के लगातार जो इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करते हैं, उस सामग्री को भी पुलिस ने वहां से जब्त कर दिया। हालांकि वहां पे अभी भी सर्चिंग जारी है। पुलिस के आला अधिकारी इस पर लगातार पैनी नजर लगाए हुए हैं और जो जवान है जो मुठभेड़ वहां पे कर रहे थे, पुलिस और नक्सलियों की जो मुठभेड़ वहां पे हो रही थी उन्हीं घने जंगलों के बीच, जवान भी अभी सर्चिंग कर रहे हैं। हालांकि वहां से अब तक और जानकारी निकलने की संदेश बताई जा रही है, परंतु अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वहां पे सर्चिंग जारी है। हालांकि अलग अलग जगहों पर नक्सलियों की उपस्थिति दर्ज होने की अभी भी सूचना वहां पे आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करते हैं। राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हो रही है। राज्यपाल की राष्ट्रपति से कई मुद्दों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल अनुसुईया उइके मुलाकात करेंगी। खास ये मुलाकात होने जा रही है। कई मुद्दों पर बातचीत होगी, साथ ही साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आरक्षण विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति से मिलने पहुंची है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और ये खास मुलाकात होने जा रही है। तो राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। राज्यपाल की राष्ट्रपति से कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। अभी मुलाकात हुई है और अहम ये मुलाकात, खास ये मुलाकात होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल अनुसुईया उइके की मुलाकात, क्या मायने, कितनी अहम ये चर्चा और मुलाकात? देखिए रितु, ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि जब से विधानसभा में आदिवासियों के आरक्षण का मुद्दा बिल विधेयक पास हुआ है, 76% राज्य सरकार ने कर दिया है और अब वो राज्यपाल के पास है। वो जो कानूनी पेचीदगी हैं उसका आकलन कर रही हैं। उन्होंने करीब 8 से 10 पॉइंट बनाकर राज्य सरकार पर भी भेजे हैं कि इनका प्रश्नों का जवाब दीजिए। अब यही बात वो यहाँ पर भी उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति से भी इस बारे में चर्चा कर सकती हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, क्या पहलू है, संवैधानिक जो दायरा है वो क्या कहता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जो राज्य की सरकार है वो राज्यपाल को भी कटघरे में खड़ा कर रही है, उन पर भी दबाव की बात कर रही है। लेकिन आज की जो मुलाकात है, हो सकता है इस मुलाकात में राष्ट्रपति से वो इस पर चर्चा करें और फिर कोई एक समाधान निकल सके। साथ साथ जो कानूनी इसकी पेचीदगी हैं उनको कैसे दूर किया जाए और कानून में क्या क्या प्रावधान है, कैसे इस पे आगे बढ़ा जा सकता है आदिवासियों के आरक्षण को लेकर, इस पर भी एक कोई रास्ता निकलने की संभावना है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी को साझा करने के लिए। रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। रायगढ़ वन मंडल में हाथियों की धमक देखने को मिल रही है। घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के कई गांव में हाथी दिखे हैं। क्षेत्र में 25 से अधिक हाथी विचरण कर रहे हैं। हाथी फसलों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। वन विभाग निगरानी भी नहीं कर रहा। सड़क पार करते हाथियों का झुंड दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हरपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल, हाथियों का आतंक लगातार जारी है, विचरण कर रहे हैं हाथी ग्रामीण इलाके में। आखिर वन विभाग क्या कर रहा है? सक्रियता आखिर क्यों नजर नहीं आ रही? जी रितु, लगातार हाथियों के विचरण और लगातार हाथियों के मूवमेंट के बारे में लगातार लोगों को जानकारी मिल रही है, लेकिन वन विभाग जो है अभी भी निद्रावस्था में है। लोगों के पहुंच के नजदीक हाथी पहुंच रही है, जिस वजह से
मानव हाथी द्वंद का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अभी क्षेत्र में घरघोड़ा क्षेत्र में जो है कुछ दिनों पहले हाथी के शावक की मौत हुई थी, जिसके बाद जो है हाथियों का आतंक और भी देखने को मिला था। घरों को नुकसान पहुंचा था, फसलों को नुकसान पहुंचा था। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, इसमें करीबन 2 दर्जन से अधिक हाथी है। इसमें हाथी के शावक भी हैं। वो लगातार सड़कें पार करके ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं और ऐसे में वन विभाग की मुस्तैदी जो है देखने मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी वन विभाग जो है निद्रावस्था में है। यही वजह से लोगों के बीच हाथी पहुंच रहे हैं और इससे मानव हाथी का द्वंद का खतरा बढ़ने लगा है। बता दें, रायगढ़ के घरघोड़ा क्षेत्र में जो है हाथियों का लगातार आना जाना रहता है और इसी वजह से कई बार जो है यहाँ इसी क्षेत्र में ही पिछले महीने भर के भीतर ही 3 हाथियों की मौत हो चुकी है और कई ऐसे मानव द्वंद हुए हैं जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन वन विभाग जो है अभी भी इस तरह की जो निगरानी है उसमें सफल नहीं हो पाई है। लोगों के सूचना देने के घंटों बाद हाथी को खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम पहुंचती है, लेकिन ये जो टीम है इनके पास कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं होती। हाथी को खदेड़ने के लिए जो लाइट की आवश्यकता है, जो सर्चिंग करने के लिए इनके पास इक्विपमेंट चाहिए, वो तक जमीनी स्तर पर इनको नहीं मिल पाता है। इसी वजह से हाथी के मूवमेंट के बाद भी वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाते और जब पहुंचते हैं तब काफी देर हो जाता है। हाथी और फसलों को, घरों को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। रायगढ़ वन मंडल का ये घरघोड़ा जो क्षेत्र है वो धर्मजयगढ़ वन मंडल और जसपुर से लगा हुआ है, जिस वजह से जो है हाथी का मूवमेंट तीनों क्षेत्रों में रहता है और लगातार इस जगह पर हाथी आए दिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाते, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हाथी है वो करंट की चपेट में आने से या लोगों को फसल को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में जो है मौत हो जाती है, जिस वजह से इस क्षेत्र में हाथी की मौत के बाद और उसके जो अन्य दल के हाथी रहते हैं वो उत्पात मचाते हैं। ऐसे में वन विभाग को मुस्तैदी दिखानी चाहिए और लोगों को मानव हाथी द्वंद से बचाने के लिए कड़ी निगरानी करनी चाहिए और जो अपने बीट गार्ड रखे रहते हैं उनको लगातार जो है इसके लिए अपडेट करना चाहिए। हालांकि यह बात निकल कर आती है कि जो वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा कभी भी मौके पर या जमीनी जो जांच होनी चाहिए वो नहीं किया जाता। बीट गार्ड के सहारे ही पूरा माहौल छोड़ दिया जाता है कि आप हाथी को खदेड़िए या हाथी को नियंत्रित कीजिए, लेकिन यह संभव नहीं। जब तक बड़े अधिकारी नहीं उतरेंगे, जब तक सारे इक्विपमेंट नहीं रहेंगे, तब तक हाथी को खदेड़ना या हाथी को रहवासी क्षेत्र से दूर करना संभव ही नहीं है। वन विभाग को सामने आना चाहिए और जो है लगातार ऐसे क्षेत्रों में जो है निगरानी को बढ़ानी चाहिए थी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने विधानसभा स्पीकर की भूमिका को संदिग्ध बताया। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा में लेना चाहिए। यदि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लिया गया तो आसंदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ का बयान भी आया। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। पूरे समय कांग्रेस के विधायकों को सदन में रहना मौजूद होगा। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। युवक की लाश मिलने से सनसनी फैली है। आरवीएस कॉलोनी से लापता था युवक। कॉलोनी के पीछे नाले में लाश मिली है। 14 दिसंबर से लापता था युवक। हत्या कर लाश नाले में फेंकने की आशंका है। खमतराई थाना इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, हत्या कर शव फेंका गया है, आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, 14 दिसंबर से जो मृतक है देवेंद्र टांडी वो लापता था, लेकिन परिजनों ने किसी तरह से थाना जो खमतराई जो थाना क्षेत्र पड़ता है वहां पे गुमशुदगी की जो इतला है, सूचना है वो नहीं दी थी। तो ये एक बड़ा सवाल ये भी है। दूसरा जो वही जो आरवीएस कॉलोनी के जो नाले है उस पर लाश है वो मिली है और पुलिस मौके पर पहुंची है। अब शव को पीएम के लिए भेजा गया है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं मार करके नाले में तो शव नहीं फेंका गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब कोई 14 दिसंबर से लापता है और इसके बाद भी गुमशुदगी की जो सूचना है वो नहीं दी जाती है, तो कई तरह के सवाल है वो खड़े होते हैं। लेकिन पूरे मामले की जांच है पुलिस है वो कर रही है। आखिर ये हत्या है या फिर कोई दुर्घटना